हेलो क्लास। तो परमाणु संरचना अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत चुंबकीय तरंगों तक बात कर ली थी, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास तक देख लिया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। तो तरंग क्या होती है? बेसिकली तरंग का मतलब एक प्रकार से ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित करने का एक माध्यम होता है, या अपन यूँ बोल सकते हैं कि तरंग भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे का मतलब ये जो तरंगे होगी इनमें विद्युतीय और चुंबकीय ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा एक साथ संचरित होगी। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये मैंने आपको बता दी थी कि इनमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा, ये तीनों एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। निर्वात में भी ये संचरित हो सकती है, यानी इनके संचरण के लिए किसी प्रकार की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा प्रकाश के वेग के साथ गति करती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है, ठीक है। फिर किसी भी तरंग से रिलेटेड जो 3-4 चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले थी लैम्डा, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं तरंग धैर्य, ठीक है। और तरंग धैर्य जो है ये क्या होती है? तो इसमें अपन ने देखा कि 2 क्रमागत शंख या 2 क्रमागत गर्त, इनके बीच की जो दूरी है इसको अपन तरंग धैर्य बोलते हैं। या अगर सिंपल आसान भाषा में इसको समझे तो एक तरंग की जो लंबाई है उसी को तरंग धैर्य बोलेंगे। लैम्डा इकाई इसकी वही होगी, जो लंबाई की इकाई होती है वो ही लैम्डा की इकाई होगी। तो तरंग धैर्य के बाद में अगली चीज़ अपने पास थी न्यू। न्यू को अपन ने क्या बोला था? न्यू को अपन ने बोला था आवृत्ति, ठीक है ना। ये आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति क्या होती है? तो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो किसी पॉइंट से 1 सेकंड में क्या कि किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी तरंगे इस पॉइंट को क्रॉस करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। एक पॉइंट को प्रति सेकंड जितनी तरंगे उसको क्रॉस करती है 1 सेकंड में, उसी को आवृत्ति बोलते हैं। इकाई इसकी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये अपने पास आवृत्ति की इकाई थी। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था सी जो है तरंग का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के केस में वेग कितना होता है? हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना वेग होता है ना। फिर इसके बाद में एक चीज़ और थी जिसको न्यू बार बोला था। न्यू बार बराबर 1/λ था। लैम्डा का उल्टा होता है। और वैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? तरंग संख्या। कि 1 सेंटीमीटर में कितनी तरंगे हैं या 1 मीटर में कितनी तरंगे हैं, एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे? तरंग संख्या बोलेंगे। समझ गए बात को? यहाँ तक विद्युत चुंबकीय। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी 2-4, वो भी अपन ने सॉल्व करी थी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको टिक करवाए थे, ठीक है, तो उनकी बात अपन कर लेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अपन ने पढ़ ली, है ना। थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। तो इसमें देखना जरा, नेक्स्ट आज अपना टॉपिक जो है वो क्या है? तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। देखो जरा कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, ये क्या होता है? तो क्वांटम जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले एक चीज अपन को ध्यान में रखनी होगी कि जैसे अपने पास सोडियम है, ठीक है, Na है। तो सोडियम जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये किस में बदला? Na+ में बदला। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये बदला किस में? Na+ में, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे अपने पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये Cl- में बदल गया। अब मैंने आपको पूछ लिया कि भैया Na+ और Cl- में आवेश, इन पर चार्ज कितना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर Na+ पर चार्ज +1 है और Cl- पर चार्ज कितना है? -1 है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने के पश्चात ये जो आवेश अपन लगाते हैं, ये आवेश वास्तविक आवेश ना होकर ये आवेश सापेक्षिक आवेश होता है। सापेक्षिक आवेश का मतलब चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के सापेक्ष जो चार्ज है उसको अपन सापेक्षिक आवेश बोलते हैं। तो ये आवेश जो है ये सापेक्षिक आवेश है। +1 का मतलब यहाँ पर ये प्रोटॉन के सापेक्ष +1 है, -1 का मतलब प्रोटॉन के सापेक्ष -1 है। अगर आपको वास्तविक चार्ज का मान पूछे
तो वास्तविक चार्ज निकालने के लिए आपको इसको प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको प्रोटॉन के आवेश से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो वास्तविक आवेश का मान आएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं चार्ज की वैल्यू चेक करूं तो +1 इस पर आपको दिख रहा है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का आवेश होता है। तो इस पर वास्तविक चार्ज कितना है, +1.6 × 10⁻19 कूलम, ये इसका वास्तविक आवेश है। इसका वास्तविक आवेश चेक करें तो -1 चार्ज दिख रहा है, गुणा करना पड़ेगा प्रोटॉन के आवेश से 10⁻19, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास, -1.6 × 10⁻19। ठीक, ये अपने पास इनका वास्तविक चार्ज है। यानी आवेश जो आता है वो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से ही आता है। अगर कोई प्रजाति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई प्रजाति इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर आवेश कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो बात को। अब देखना जरा, कभी अपन ने ये काम नहीं किया है कि मान लो सोडियम है, तो सोडियम ने 0.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया हो और आपने आवेश इस पर लगा दिया हो +0.5, ये चीज संभव नहीं है। ये चीज भी संभव नहीं है कि क्लोरीन है, इसने 1.5 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर लिया हो और इस पर आवेश आपने लगा दिया हो -1.5, ये चीज भी संभव नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो लेन देन चलता है, वो हमेशा एक पूर्णांक के रूप में चलता है, वो हमेशा जो है वो एक कंप्लीट इंटीजर के रूप में चलता है। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन 3/4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 4/7 इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जो है वो कभी भी भिन्नात्मक रूप से हो ही नहीं सकता, हमेशा जो है वो एक पूर्णांक के रूप में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप जो है वो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और कोई भी परमाणु कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यानी किसी भी चीज पर कम से कम कितना आवेश आ सकता है, कम से कम जो है वो किसी भी चीज पर आएगा आवेश कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। कोई भी है, कोई भी बॉडी है, कोई भी अपने पास आयन है, तो कम से कम उस पर आवेश कितना आएगा, कम से कम भाई 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना आवेश तो आएगा ही आएगा। अगर ये वाला आवेश, हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आवेश नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, तो पॉजिटिव होने का मतलब तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागा जा रहा है, और नेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। यानी आवेश का कम से कम परिमाण कितना संभव है, कम से कम आवेश का परिमाण है 1.6 × 10⁻19 कूलम। किसी भी चीज पर कम से कम इतना आवेश आएगा, इससे छोटा आवेश कभी भी संभव नहीं है। पहला पॉइंट, ठीक है। और ये मुझे पता है कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है परिमाण में, ठीक है ना। तो देखना जरा, किसी भी चीज पर आने वाला आवेश किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आ सकता है। किसी भी चीज पर कितना आवेश आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो हो सकता है ये पॉजिटिव हो, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो हो सकता है ये नेगेटिव हो। समझ रहे हो बात को, क्या किसी भी चीज पर कितना आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कम से कम आवेश आएगा। पॉजिटिव कब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो नेगेटिव कब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो। इसके अलावा और क्या आवेश आ सकता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3, 4, 5। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए या 2.5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3.2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए या 3.2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। यानी इसके आगे मैं लगा देता हूं n। किसी भी चीज पर आने वाले आवेश का मान है Q = Ne। किसी भी प्रजाति पर कम से कम इतना आवेश होगा ही होगा, जहां n का मान क्या है, n 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी पूर्णांक हो सकता है। n का मान जो है वो कोई भी पूर्णांक यहां से हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी n की वैल्यू हो सकती है। हाँ, ये आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जा सकते हैं, त्याग भी सकते हैं, लेकिन इतना ही आवेश आएगा। किसी भी चीज पर इससे कम आवेश संभव नहीं है। यानी यहां पर n का मान जो है वो n का मान हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हमेशा एक पूर्णांक के रूप में होगा। आधा पूर्ण पाव इलेक्ट्रॉन का लेन देन संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। यानी अब एक चीज देखना है यहां से कि कम से कम आवेश का मान कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यह आवेश का न्यूनतम संभव मान है,
अब ऐसी राशियां जिनका प्रकृति में न्यूनतम संभव मान एग्जिस्ट करता हो, विद्यमान हो, ध्यान से सुनना, ऐसी राशियां जिनका न्यूनतम संभव मान प्रकृति में उपस्थित है उनको अपन बोलते हैं भैया क्वांटीकृत राशि, क्वांटीकृत राशि। ठीक है, ऐसी राशियां जिनका न्यूनतम संभव मान प्रकृति में उपस्थित है उनको क्या बोलेंगे अपन? क्वांटीकृत राशि बोलेंगे। ठीक है, अब क्वांटीकृत राशि अपन ने देख ली। ठीक है, ये ऐसी राशि है जिनका न्यूनतम संभव मान, अब चार्ज का, आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आवेश का न्यूनतम संभव मान है। इसका मतलब आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है और इसका न्यूनतम संभव मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये इसका न्यूनतम संभव मान है। यानी कि ये जो है अपने पास 1.6 गुणा 10 की घात -19 जो न्यूनतम संभव मान होता है उसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये आवेश का एक क्वांटा है। आवेश का न्यूनतम संभव मान प्रकृति में उपस्थित है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। ठीक है, और क्वांटा का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। किसी भी चीज पर आवेश आएगा तो कम से कम परिमाण में इतना तो होगा ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से आ रहा है तो ये चीज नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से आ रहा है तो ये चीज पॉजिटिव में होगी। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? न्यूनतम आवेश का संभव मान इतना होगा, कम से कम इतना मान तो आवेश का होगा ही होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बात। ठीक है ना? तो अब देखना जरा, यहां पर n की वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनका क्वांटा विद्यमान होता है उनको क्वांटीकृत राशियां बोलते हैं। जैसे एक आ गया अपने पास आवेश। आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है क्योंकि इसका न्यूनतम संभव मान प्रकृति में उपस्थित होता है। अपन प्लांक क्वांटम सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो ये जो वर्ड आया ना क्वांटम, इसको पढ़ने की जरूरत है, इसलिए अपन जो है वो इधर क्वांटा अपन ने देखा। क्वांटा का मतलब किसी भी राशि का न्यूनतम संभव मान। समझ गए बात को? ठीक है, अब Q बराबर क्या होता है अपने पास? Ne। ठीक है, तो ये अपने पास आवेश का क्वांटीकरण, ये जो अपन ने देखा है ना इसको अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश का न्यूनतम संभव मान प्रकृति में उपस्थित है, तो आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि है। अब आवेश के क्वांटीकरण से क्वेश्चन कैसे आएगा तो ये चीज अपन को देखनी है। तो देखना जरा कि आवेश के क्वांटीकरण से क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन अपना है कि भैया निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है। ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से है, 0.32 इंटू 10⁻16 कूलाम। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया भाई 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 0.48 इंटू 10⁻17 कूलाम। चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 4.8 इंटू 10⁻18 कूलाम। चार ऑप्शन आपको दे दिए, बोला कि इनमें से कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है ना? कि ये किसी भी चीज पर, किसी भी प्रजाति पर इतना आवेश दे रखा है तो क्या एक्चुअल में ये आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अपन को चेक करना है। अब आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब आवेश का न्यूनतम संभव मान है। कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 आवेश का न्यूनतम संभव मान है। ठीक, अब आवेश का जो न्यूनतम संभव मान है ये अपन को पता है, Q बराबर Ne। किसी पर भी कितना आवेश आ सकता है? Q के बराबर आवेश आ सकता है। E का मान अपन को पता है। एक काम करते हैं, यहाँ से N निकाल लेते हैं, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। तो अगर N की वैल्यू एक पूर्णांक आती है तब तो ठीक है, तब तो वो तो आवेश संभव है। अगर N का मान जो है वो पूर्णांक नहीं आता है, कोई भिन्नात्मक आता है, इसका मतलब वो आवेश संभव नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है ना? तो देखो जरा, N इक्वल टू Q की वैल्यू जो है पहले में दे रखी है 0.32 इंटू 10⁻16 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻19। ये हुआ कैंसिल, कितना आएगा? 10 की घात -3। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 2 बार ऊपर जाएगा, कितना आएगा? ये आएगा अपने पास 200। ठीक है, तो N का मान क्या आ रहा है? पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब ये आवेश तो संभव है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं।
ये तो पहला था। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना आया 0.1। एन का मान भिन्नात्मक आ रहा है 0.1, फ्रैक्शनल में एन की वैल्यू नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये वाला आवेश संभव नहीं है, सेकंड वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड वाला जो है वो आपको दे रखा है कितना 0.48 इंटू 10⁻17 एंड डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ये कैंसिल हुआ। कितना बचेगा नीचे 10⁻2 बचेगा, ये कैंसिल हुआ कितनी बार 3 टाइम्स। ओके, तो ये कितना आएगा भैया 30 आएगा। एन की वैल्यू जो है वो इंटीजर आ रही है, तो भाई ये चीज़ भी संभव है। एन का मान जब भी पूर्णांक आएगा वो आवेश संभव है, एन का मान अगर जो है वो भिन्नात्मक आता है तो संभव नहीं है। चौथा और चेक कर लेते हैं। फोर्थ वन इज 4.8 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ये कैंसिल हुआ कितनी बार 3 बार, ये कैंसिल हुआ कितना 10⁻1 बचेगा। एन की वैल्यू बिल्कुल पहले वाली वैल्यू है, एन की वैल्यू 3, ठीक है 30। तो इसका मतलब ये भी क्या आ रहा है पूर्णांक आ रहा है, तो ये भी संभव है, ठीक है। ये संभव है, ये संभव है, ये संभव नहीं है, ये संभव है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन चेक करेंगे कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो प्रकृति में ऐसी राशियां जिनका कुछ ना कुछ न्यूनतम संभव मान है, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको क्वांटीकृत राशियां बोलते हैं। और जो भी न्यूनतम संभव मान होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वांटा बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है ना। तो आवेश जो है उसका न्यूनतम संभव मान उपस्थित है, इसलिए आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। और आवेश का जो क्वांटा है वो क्या होता है, आवेश का क्वांटा अपने पास होता है 1.6 गुणा 10⁻19, ये आवेश का क्वांटा होता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्लांक क्वांटम सिद्धांत की तरफ। तो आवेश का क्वांटीकरण अपन ने देख लिया, तो अभी अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना प्लांक क्वांटम सिद्धांत। क्योंकि क्वांटा जो वर्ड है, क्वांटा और क्वांटम ये दोनों सिमिलर से वर्ड है, इनको अपन सीखेंगे क्या होते हैं एक्चुअल में, तो इनकी बात करते हैं। तो देखो जरा, हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है प्लांक क्वांटम सिद्धांत। क्योंकि क्वांटम सिद्धांत पढ़ने से पहले अपन को क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण का मतलब समझना था। तो क्वांटीकरण का बेसिक मीनिंग इतना ही होता है कि ऐसी कोई भी राशि जिसका प्रकृति में न्यूनतम संभव मान हो, ठीक है। जैसे आवेश है, तो आवेश का प्रकृति में कुछ न कुछ न्यूनतम संभव मान है, कितना है 1.6 गुणा 10⁻19, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लांक जो है वो ये बोलता है कि जैसे रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या था कि इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सवेल का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो लगातार सतत रूप से अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। लेकिन प्लांक कहता है कि भाई किसी भी स्रोत से जब ऊर्जा निकलती है, ठीक है, तो वो सतत ना होकर, एक तो होता है सतत रूप, एक होता है असतत, ठीक है। किसी भी स्रोत से जब ऊर्जा निकलती है तो वो सतत ना होकर वो कैसी होती है, वो असतत होती है। कोई भी स्रोत हो भले, है ना। जैसे ट्यूबलाइट से एनर्जी निकल रही है, अपन को देखने में ऐसा फील होगा कि ये लगातार कंटिन्यूअसली एनर्जी निकल रही है, लेकिन प्लांक कहता है कि ये ऊर्जा जो है वो सतत ना होकर, लगातार ना निकलकर ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है। ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है। और ऊर्जा के ये जो छोटे पैकेट्स हैं इनको प्लांक फोटोन कहता है, फोटोन नाम देता है। तो फोटोन क्या है, फोटोन जो है वो ऊर्जा का एक पैकेट है। फोटोन क्या है, ऊर्जा का एक पैकेट है। समझ में आई बात कि भाई किसी भी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा सतत ना होकर असतत होती है, यानी ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलती है, छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलती है, ठीक है ना। और ये जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। यानी किसी भी स्रोत से जब ऊर्जा निकलेगी तो वो कम से कम जो है वो एक फोटोन तो वहां से निकलेगा ही निकलेगा। कम से कम जो है वो कितने फोटोन निकलेंगे, एक फोटोन निकलेंगे, ठीक है। एक फोटोन या फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे फोटोन निकलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 फोटोन निकले, 2.4 फोटोन निकले, 3.1 फोटोन निकले, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है।
कभी भी जो है वो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी अपने पास चीज़ है तो कोई भी चीज़ अगर ऊर्जा अवशोषित कर रही है तो वो 2.1 फोटोन अवशोषित करे, 2.3 फोटोन अवशोषित करे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऊर्जा का आदान प्रदान हमेशा किसके रूप में होता है? प्लांक के अकॉर्डिंग फोटोन के रूप में होता है। फोटोन क्या है? फोटोन ऊर्जा का एक पैकेट है, यानी कम से कम जो है किसी स्रोत से कितनी ऊर्जा निकलेगी? एक फोटोन के बराबर कम से कम ऊर्जा निकलेगी। या कोई भी स्रोत अगर ऊर्जा कोई भी अपने पास सब्सटेंस है वो ऊर्जा अगर ग्रहण कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो कम से कम कितने फोटोन अवशोषित करेगा? एक फोटोन अवशोषित करेगा। कभी भी आधा फोटोन पॉसिबल नहीं है, 3/4 फोटोन पॉसिबल नहीं है, 5/6 फोटोन पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही फोटोन एक पूर्णांक के रूप में फोटोन उत्सर्जित होंगे और पूर्णांक के रूप में ही फोटोन अवशोषित होंगे। ये प्लांक के अकॉर्डिंग है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो है वो असतत होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। और इन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या है? ऊर्जा का एक पैकेट है। किसी भी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा हमेशा फोटोनों के रूप में उत्सर्जित होती है, और किसी भी स्रोत, कोई भी सब्सटेंस अगर ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है, तो वो भी हमेशा किस रूप में करता है? फोटोनों के रूप में ही करता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान जो है वो क्या है? फोटोन। यानी एक फोटोन की जो ऊर्जा है, एक फोटोन की ऊर्जा, ये ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान है, न्यूनतम संभव मान, ठीक है। एक फोटोन की ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान है, एक फोटोन से कम ऊर्जा संभव नहीं है प्लांक के अकॉर्डिंग। यानी प्लांक ये कहता है कि ऊर्जा जो है, क्योंकि ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान उपस्थित है और वो क्या है? फोटोन की ऊर्जा के बराबर, तो ऊर्जा जो है प्लांक के अकॉर्डिंग वो क्या होती है भाई? क्वांटीकृत होती है। ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। और ऊर्जा के क्वांटा का नाम क्या है? ऊर्जा के क्वांटा का नाम है फोटोन, ठीक है। तो प्लांक ने सबसे पहले ऊर्जा के क्वांटीकरण के बारे में बताया था। इसी को अपन बोलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यानी प्लांक के अनुसार ऊर्जा जो है वो क्वांटीकृत होती है, ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान उपस्थित है, और वो कितना है? वो एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर है। ये ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान है। अब प्लांक से पूछा गया कि भाई एक फोटोन की ऊर्जा होती कितनी है, ये बताओ कि भाई ये तो बताओ कि एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। आपने कहा कि ऊर्जा जो है वो क्वांटीकृत है ना, ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान है, एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। तो फोटोन जो है वो ऊर्जा का क्वांटा है, तो एक फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा ये अपन कैलकुलेट करेंगे। देखना जरा कि फोटोन की ऊर्जा को मैं ई से प्रदर्शित करूंगा। तो प्लांक ये कहता है कि किसी भी फोटोन की ऊर्जा जो है ई, ये बराबर होती है किसके? ऊर्जा जो है वो समानुपाती होती है उस स्रोत की आवृत्ति के। कोई भी स्रोत है, किसी भी स्रोत से अगर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यानी कि वहां से लगातार रेडिएशन निकल रही है, आवृत्ति निकल रही है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तरंग निकल रही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी प्रकाश जैसे हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे हो गई, इनसे कुछ ना कुछ आवृत्ति संबंधित होती है। तो ऊर्जा जो है वो उस स्रोत की आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है, फोटोन की ऊर्जा उतनी क्या आएगी? ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये प्लांक के अकॉर्डिंग है, ई समानुपाती न्यू। जब भी समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट काम में लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट आएगा अपने पास क्या? न्यू। कांस्टेंट आएगा क्या? एच। तो एच जो है, एच, इसको अपन बोलते हैं भाई प्लांक नियतांक। क्या बोलेंगे? प्लांक नियतांक। मेरे साथ बोलना एक बार, प्लांक नियतांक। मान इसका आपको ध्यान में रखनी है, वैल्यू ध्यान में रखनी है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है, प्लांक नियतांक का मान होता है। और क्योंकि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, अर्ग जो है ना, ये भी ऊर्जा को मापने की ही एक इकाई होती है। तो आप इसको अर्ग में भी बदल सकते हो। तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। अब इसकी यूनिट ध्यान देना, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांक नियतांक की जो इकाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकाई डायरेक्टली पूछता है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि निम्न में से प्लांक नियतांक का कौन सा मान सही है या कौन सा मान गलत है। इसके अलावा एक चीज़ और, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछ ले, तो आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो E बराबर एच न्यू आया है, ये अपने पास एक फोटोन की ऊर्जा है। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा।
समझे बात को, ये एक फोटोन की ऊर्जा है ना। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू पहले कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा। तो फ्रॉम ईयर अगर मैं न्यू की वैल्यू पुट कर दूं तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा एच सी बाय लेमडा, ई बराबर एच सी बाय लेमडा। ये अपने पास जो है वो क्या आ गया भाई, एक फोटोन की ऊर्जा आ गई, एच सी बाय लेमडा, एक फोटोन की ऊर्जा आई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ H और C दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, H और C दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और अगर H और C दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं इनको सॉल्व करूँ इनकी वैल्यू रख के, क्योंकि H की वैल्यू अपने पास है 6.6 गुणा 10 की घात -34, C क्या है, C प्रकाश का वेग है, तो C का मान भी अपन को पता है, H का मान भी अपन को पता है। तो फ्रॉम ईयर अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली भी ध्यान में रखना है, ये लगभग 12,400 आता है। हालांकि कुछ इसमें जो है वो एग्जैक्टली 12,400 नहीं आता, 12,370 के समथिंग आता है। तो उसको राउंड फिगर में अपन कितना ले लेते हैं, 12,400 ले लेते हैं, डिवाइड बाई लेमडा। और इस फॉर्मूले में ध्यान में रखना, लेमडा अपन को एंगस्ट्रॉम में रखना है। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो एनर्जी जो आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। समझ गए बात को। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो ऊर्जा किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये अपने पास एक फोटोन की ऊर्जा, चाहे तो फोटोन की ऊर्जा इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला अपन को, जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में लैम्डा दिया है तो आप इससे निकाल लो, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछे तो इससे निकाल लो। मैं सबसे ज़्यादा आपको प्रेफर करूंगा ये वाला, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी। मान लो एनर्जी जो है यहाँ से तो किस में आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर यहाँ H की वैल्यू आप 6.6 गुणा 10 की घात -34 और C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 रखते हो और लैम्डा रखते हो किस में, मीटर में, तो E का मान जो आएगा वो जूल में आएगा। और कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ अगर जूल में निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन उस कन्वर्जन से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए बात को। तो एक फोटोन की ऊर्जा आ गई, यानी प्लांक कहता है कि भैया किसी भी स्रोत से अगर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो कम से कम कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, h न्यू के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होगी ही होगी, कम से कम इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इससे कम ऊर्जा उस स्रोत के लिए संभव नहीं है, किसी एक स्रोत की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान है, इससे छोटी ऊर्जा किसी पर्टिकुलर स्रोत के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एक फोटोन की ऊर्जा है, और फोटोन क्या है, ऊर्जा का एक क्वांटम है, ठीक है। तो यहाँ से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसी को अपन प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं कि ऊर्जा जो है वो क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। समझ के बात को। फिर देखो जरा कि फोटोन की ऊर्जा अपन ने देख ली, E बराबर एच न्यू, ये एक फोटोन की ऊर्जा होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। एक फोटोन से संबंधित ऊर्जा की गणना जूल में कीजिए, जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर है, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन ऐसा है कि एक फोटोन से संबंधित ऊर्जा की गणना किस में करनी है, जूल में करना है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 400 नैनोमीटर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है ना। तो देखना जरा, अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन अपन ने लिखा है इसमें अपन को एनर्जी निकालनी है। तो फोटोन की ऊर्जा होती कितनी है, E इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू तो अपने पास है नहीं, ठीक है, तो ये तो लगा नहीं सकते। अपन को क्या दे रखा है भाई, अपन को तो लैम्डा दे रखा है। लैम्डा कितना दे रखा है, 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर ये लैम्डा दे रखा है। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एक तो ये लगा सकते हैं। अगर जूल में पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, H का मान जूल वाला रखो 6.6 इंटू 10⁻34, ये 3 गुणा 10 की 8, लैम्डा का मान 400, ठीक है। अब देखना जरा, ये अगर आपने मीटर पर सेकंड में रखा है तो नीचे लैम्डा जो है वो भी मीटर में ही रखना पड़ेगा। तो 400 नैनोमीटर अपन को दे रखा है, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर। तो मीटर में बदलने के लिए इसको 10 की घात -9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऊर्जा जो है वो किस में आएगी भैया, जूल में आएगी। ये एनर्जी जो है वो जूल में आएगी, ठीक। इतना काम करोगे। अब इसमें देखना जरा, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कि मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हाँ देखना जरा
कि भाई एनर्जी निकालनी कितनी होती है 12400 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा जो है वो किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, तो एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो 12400 और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखो, तो भाई 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। समझ गए, ये अपन ने रिलेशन प्रीवियस क्लास में निकाला भी था कि 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो फ्रॉम ईयर 400 नैनोमीटर दे रखा, तो एंगस्ट्रॉम कितने हो गए, 4000 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितनी बार, ये आएगा भाई अपने पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे बात को, कि भाई अपन को जो है वो एनर्जी पूछी है फोटोन की, तो कितनी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई एनर्जी, लेकिन उसने तो पूछा किसमें, जूल में। तो भाई 1 जूल या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसको केवल आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, केवल मल्टीप्लाई। तो यहाँ कम कैलकुलेशन है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। आंसर जो है वो जितना आंसर यहाँ से आएगा लगभग उतना ही आंसर, एग्जैक्टली दोनों में आंसर मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा पॉइंटों में, मतलब हो सकता है कि पॉइंट के दो डिजिट के बाद में डिफरेंस आए, या पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 12400 जो वैल्यू अपन लेते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट लेते हैं, है ना। तो आंसर जो है वो दोनों से लगभग एक ही आएगा। तो चाहे आपको जो तरीका पसंद आए आप इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, ठीक है। तो ये अपने पास है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर, यहाँ ध्यान ये रखना है कि भाई एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर h न्यू। ये एक फोटोन की ऊर्जा है, कम से कम जो है वो इतनी ऊर्जा तो किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होगी, या कम से कम कोई भी सब्सटेंस है तो वो इतनी ऊर्जा अवशोषित करेगा ही करेगा, ठीक है। इससे कम ऊर्जा किसी एक स्रोत से उत्सर्जित होना संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब इसमें देखना जरा, एक छोटा सा केस अपन लेते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा अपने पास आ गई है, कितनी, h न्यू या hc अपॉन लैम्डा। एक फोटोन की एनर्जी आ गई है, देखो देखना जरा, एक फोटोन की एनर्जी अपन ने देख ली है। तो अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि कोई स्रोत है उससे एक ही फोटोन निकलेगा, कोई भी अपने पास स्रोत है उससे बहुत सारे फोटोन लगातार निकलते हैं। तो मैं कहता हूं कि यदि किसी स्रोत से n फोटोन t सेकंड में उत्सर्जित होते हैं, तो ध्यान से देखना, कंडीशन अपन ने ली है कि कोई स्रोत है जिससे लगातार फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो t सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, n। समझे बात को, t सेकंड में कितने, n, ठीक है ना। तो एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा E कितनी होती है भैया, h न्यू, ठीक है, या फिर hc अपॉन लैम्डा। एक फोटोन की ऊर्जा, अपने पास फोटोन है कितने, तो कितने फोटोन है, n, ठीक है। तो n फोटोन की ऊर्जा, n फोटोन की ऊर्जा, तो E बराबर क्या करना पड़ेगा, n h न्यू। समझ गए बात को, कि n से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n फोटोन की ऊर्जा आ गई, n फोटोन कितने सेकंड में उत्सर्जित हो रहे हैं, t सेकंड में। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि t सेकंड में उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितनी होगी, इतनी। तो t सेकंड में उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितनी हो गई अपने पास, n h न्यू। देखो जरा, t सेकंड में उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितनी हो गई, n h न्यू। समझ रहे हो बात को, क्या कि भाई एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, तो n फोटोन की ऊर्जा कितनी, n h न्यू। और n फोटोन कितनी देर में उत्सर्जित होते हैं, t सेकंड में। तो t सेकंड में उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितनी हो गई, n h न्यू। ये t सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा है। समझ गए बात। तो t सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो एक सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो एक सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी भाई, क्या करो भाई, n अपॉन t h न्यू। देखो जरा, एक सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा आ गई है अपने पास, कितनी, n बाई टी h न्यू। बचपन में पढ़ा था, छोटी क्लास में आपने हो सकता है डेफिनेशन पढ़ी हो, पावर, शक्ति,
ठीक है। पावर क्या होती है, तो इसमें अपन बोलते हैं एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कि एकांक समय का मतलब या तो आप 1 सेकंड ले लो या 1 मिनट ले लो या 1 आवर ले लो। एकांक समय में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पावर बोलते हैं। यानी अपन बोलते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, E/T। ये अपने पास पावर का फॉर्मूला होता है। 1 सेकंड में, जैसे अभी अपन यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसी को क्या बोल देंगे अपन, पावर बोल देंगे। तो P = E/T। और 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को शक्ति बोलते हैं। तो 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा है कितनी अपने पास, NT × hν। तो यानी कि पावर का फॉर्मूला आ गया क्या, NT/hν। ये अपने पास पावर आ गई। किसी भी स्रोत की जो पावर है वो इतनी होती है, N/T/hν। N क्या है, T सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, hν उस स्रोत की आवृत्ति। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि P = N/T और hν को क्या लिख सकता हूँ, hc/λ। ये भी पावर का फॉर्मूला हो सकता है अपने पास। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको पावर से पूछ सकता है। अभी अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे इसमें। अब N/T, भाई देखो जरा कि T सेकंड में N फोटोन उत्सर्जित होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने होंगे, N/T। ठीक, तो N/T जो है इसको मैं NT से प्रदर्शित कर देता हूं, hc/λ। और यहां जो NT है, NT ये क्या है, NT को मैं बोलूंगा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन। ठीक, ये अपने पास भाई पावर का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पावर की इकाई जैसे वाट बोलते हैं ना, जैसे बल्ब पर लिखा होता है वाट, कि बल्ब जो है वो 60 वाट का है, 100 वाट। तो जो वाट है ना वो एक्चुअल में पावर ही होता है। ठीक है ना, तो ये अपने पास किसी भी स्रोत की यहाँ से अपन शक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कि वापस से एक बार इसको देख लेते हैं कि कोई स्रोत है, यदि किसी स्रोत से n सेकंड में n फोटोन t सेकंड में उत्सर्जित हो रहे हैं, 1 फोटोन की ऊर्जा कितनी है, hν है। तो किसी स्रोत से जो है वो n फोटोन t सेकंड में उत्सर्जित हो रहे हैं, 1 फोटोन की ऊर्जा कितनी है, hν है। तो n फोटोनों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, nhν हो जाएगी। तो t सेकंड में कुल उत्सर्जित ऊर्जा कितनी, nhν। 1 सेकंड में कितनी, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये जो अपन ने पढ़ा है प्लांक क्वांटम सिद्धांत, ठीक है ना, कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत नहीं होता है, असतत होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है। और ऊर्जा के इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, इनको ही अपन बोलते हैं फोटोन। ठीक है ना, 1 फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hν के बराबर होती है। अब देखना जरा यहाँ से क्वेश्चन कैसे देगा आपको, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक बल्ब पर 100 वाट 120 वोल्ट अंकित है। ठीक है, यदि बल्ब से उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य 660 नैनोमीटर हो तो 30 सेकंड में बल्ब द्वारा उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी। ठीक है भैया, इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा कि एक बल्ब पर 100 वाट 120 वोल्ट अंकित है। ठीक है, यदि बल्ब से उत्सर्जित फोटोनों की तरंगदैर्घ्य कितनी है, 660 नैनोमीटर है, तो 30 सेकंड में
बल्ब द्वारा उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, अब पहले तो ये समझो कि 100 वाट 120 वोल्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है जैसे बल्ब पर रेटिंग करी होती है ना, बिल्कुल वही है कि 120 वोल्टेज अगर लगाओगे, 120 वोल्ट की धारा दोगे तो 100 वाट की पावर जनरेट करेगा। बल्ब जो है वो 100 वाट की पावर जनरेट करेगा। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब होता है। तो पावर इक्वल टू अपन को पता है कि NT HC अपॉन लैम्डा, ये अपने पास पावर होती है। एनटी क्या है यहाँ पर? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, यानी एक सेकंड में जितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? एनटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर एक सेकंड में उत्सर्जित फोटोन अपने पास आ जाएंगे तो भैया अपने पास जो है वो 30 सेकंड में कितने होंगे ये भी अपन निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। पावर कितना दिया? 100 इज इक्वल टू NT, है ना। H की वैल्यू कितनी है? 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है ना। ठीक है, इंटू C का मान कितना? 3 गुणा 10 की घात 8 डिवाइड बाय लैम्डा। तो लैम्डा कितना दे रखा है भाई? 660। अब ये नैनोमीटर है तो इसको जो है, क्योंकि अपन ये मीटर में ले रहे हैं तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर, तो 10 की घात माइनस 9 से इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो है वो कैंसिल हुआ अपने पास। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ? 10 की घात 7 बच जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया? 10 की घात 6 बच जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। देखो ज़रा, 10 की घात माइनस 9 और 10 की घात माइनस 34, ये कैंसिल हो गया। कितना बचेगा? 10 की घात माइनस 25 बच जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। देखो इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं तो 10 की घात माइनस 19। ठीक है, तो अपने पास आया 100 इज इक्वल टू NT इंटू 3 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये आ गया। ठीक है, तो NT की वैल्यू निकालें तो NT इज इक्वल टू कितना आ गया? 100, 3 और 10 की घात माइनस 19। ठीक, ये ऊपर जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 10/3 इंटू 10⁻20, इसको बोलूँगा 3.3। तो NT का मान अपने पास कितना आया? 3.3 गुणा 10 की घात 20। एक सेकंड में इतने फोटोन उत्सर्जित हुए। NT क्या है? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो एक सेकंड में इतने फोटोन उत्सर्जित हुए हैं। तो अब आपको पूछा कि 30 सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो 30 सेकंड में उत्सर्जित फोटोन्स की संख्या क्या करना पड़ेगा भाई? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आया? 3.3 गुणा 10 की घात 20 गुणा 30, समझे? तो ये कितना आएगा? 9.9 इंटू 10⁻21। इतने फोटोन जो है वो 30 सेकंड में निकलेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। अब इस फॉर्मूले में देखना और क्या पूछ सकता है, क्योंकि P इज इक्वल टू NT, ये क्या है? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो N अपॉन T, इसी को तो बदल के अपन ने NT लिखा था, है ना। HC अपॉन लैम्डा, ये है। अब इसमें क्या क्या अननोन है, तो इसमें देखो क्या क्या आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आपसे पावर पूछ ले डायरेक्टली, बाकी सारी चीजें दे दे। हो सकता है कि आपको n पूछ ले। n क्या है? T सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। हो सकता है कि भाई आपको फोटोनों की संख्या पूछ ले कि इतनी सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। T पूछ ले समय, कि भाई कितने समय में इतने फोटोन उत्सर्जित होंगे, या फिर आपको लैम्डा पूछ ले। ये सारी चीजें पूछ सकता है। H और C तो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत जो है वो यहाँ, ये अपने पास प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। समझ गए बात को? ठीक, तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या होता है कि भाई जैसे आवेश का एक न्यूनतम संभव मान है, जो न्यूनतम संभव मान होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटम बोलते हैं, न्यूनतम संभव मान। तो आवेश का जो न्यूनतम संभव मान है वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। यह आवेश का न्यूनतम संभव मान होता है। ऐसे ही ऊर्जा जो है, ऊर्जा का भी कुछ न्यूनतम संभव मान होता है। और ऊर्जा का जो न्यूनतम संभव मान होता है वो कितना होता है? एक फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान हमेशा फोटोन के रूप में होता है। कोई भी स्रोत अगर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है किसी भी स्रोत से तो वो फोटोन के रूप में उत्सर्जित होगी, या कोई भी पदार्थ अगर ऊर्जा जो है वो अवशोषित कर रहा है तो वो फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित करेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये अपने पास है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब ये अपन ने क्यों पढ़ा? क्योंकि भाई अपन रदरफोर्ड का जो प्रयोग है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग, तो उसका जो एटॉमिक मॉडल था, उसका परमाणुक मॉडल था, उसकी कुछ कमी थी। उनको आगे दूर किया था किसने? बोर ने दूर किया था।
रदरफोर्ड का जो प्रयोग था ना, ठीक है, उसकी कुछ कमी थी, जो मॉडल था परमाणु मॉडल, उसकी कुछ कमी थी, उस कमी को आगे बोर ने दूर किया था। बोर, नील्स बोर, है ना। तो नील्स बोर का जो मॉडल है ना, वो इसी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो इनसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, इसलिए अपन को ये पढ़ना था, ठीक है ना। अब देखना जरा, एक पॉइंट अपन को यहाँ डिस्कस करना है, वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, ये पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति, द्वैत का मतलब होता है दो, ठीक है। तो अब ये है क्या एक्चुअल में, देखना जरा कि जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों में अपन प्रकाश की ही बात कर लें, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो प्रकाश की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि प्रकाश, जैसे मैं आपको पूछता हूं, आपसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई प्रकाश जो है वो एक तरंग है या फिर प्रकाश कण है। ये तो पता है कि प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, ये तो पता ही है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक एग्जाम्पल है। तो तरंग क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो प्रकाश एक तरंग है या प्रकाश एक कण है? अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछूं तो मेरे ख्याल से शायद आपका आंसर जो है वो तरंग होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई अपन पढ़ते आ रहे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो जरूर तरंग ही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि प्रकाश जो है वो तरंग भी है और प्रकाश जो है वो कण भी है। यानी प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, प्रकाश में तरंग प्रकृति भी होती है और प्रकाश में कणीय प्रकृति भी होती है। प्रकाश दोनों प्रकृतियां प्रदर्शित करता है, तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति, दोनों प्रकार की प्रकृतियां प्रदर्शित करता है। इसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति। तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सारी की सारी डुअल नेचर शो करती है, द्वैत प्रकृति शो करती है। यानी कि वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करती है और वो कणीय प्रकृति भी। यानी कि कभी तो प्रकाश तरंग की भांति कार्य करता है और कभी प्रकाश कण की भांति कार्य करता है। बहुत सारे गुण ऐसे हैं जिनको समझने के लिए आपको प्रकाश को तरंग की तरह मानना पड़ेगा, तरंग की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि प्रकाश तरंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए व्यतिकरण और विवर्तन, ये दो शब्द है अपने पास, व्यतिकरण और विवर्तन। ये दोनों को समझाने के लिए, दोनों घटनाओं को समझने के लिए अपन को प्रकाश को तरंग मानना पड़ता है। होता क्या है, डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। व्यतिकरण और विवर्तन का मतलब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं ना कि भाई प्रकाश जब भी किसी मोड वाले या जब भी किसी चीज से गुजरता है तो मोड पर जो है ये क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसी से रिलेटेड है। व्यतिकरण विवर्तन जो है वो, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे किसमें, फिजिक्स में। अभी के लिए समझ लो कि ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनको समझने के लिए प्रकाश को क्या मानना पड़ता है, अपन को तरंग मानना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखो जरा कि भाई अपने पास जो है वो एक घटना होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक होता है कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ठीक है। एक होता है रमन प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, बेसिकली रमन प्रभाव की बात अपन यहां नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों जरूर पढ़ेंगे अपन, कृष्णिका प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। इनको समझने के लिए प्रकाश को यह मानना पड़ता है कि प्रकाश जो है वो क्या है, कण है, ठीक है। यानी कि कभी प्रकाश को अपन तरंग की तरह काम में लेते हैं, कभी प्रकाश को कण की तरह काम में लेते हैं। अब दोनों तरह की प्रकृति प्रकाश प्रदर्शित करता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें कणीय प्रकृति भी है और उसमें जो है वो तरंग प्रकृति भी है, ये दोनों प्रकृतियां हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। और इस द्वैत प्रकृति के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में उम्मीद करता हूं कि आज अपन ने जो पढ़ा है उसको आप ध्यान से समझेंगे। एक बार उसको जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन दिए थे मैंने लास्ट क्लास में आपको टिक करने के लिए मॉड्यूल में, वो भी आपने कर लिए होंगे। नहीं किए तो उसको आज कर लेना, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।